नाज़रीन आदाब। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवाल ये है के साथ हाजिर है। नाज़रीन पाकिस्तान में हॉल रुक आते हैं अमेरिका के एक अहम इशू है आज का। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके साथ साथ ओबामा सऊदी अरब के दौरे पे जाते हैं। मिस्र में वो मुसलमान पूरी उम्मे मुसलमान से खिताब करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। लेकिन हमने आज का जो प्रोग्राम सजाया है, रखा है, वो बलूचिस्तान इशू है। बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और इसलिए इशू है कि अब आवाम जाग गई है। आवाम समझती है कि बलूचिस्तान के मसाइल को हल होना चाहिए। हुकूमत भी समझने लगी है, क्या अपोजिशन समझने लगी है, वहाँ के सरदार, वहाँ के नवाब और वहाँ के पॉलिटिशियन समझने लगे हैं। क्योंकि अब जो सबसे अहम इशू है पाकिस्तान का, जिसे रिजॉल्व होना है, वो बलूचिस्तान का इशू। इसलिए हमने यहाँ जो मेहमान बुलाए हैं उसमें वो दो बड़ी पार्टियां पाकिस्तान की शामिल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्हें जवाब देना है कि कई साल हुकूमत की है उन्होंने, क्यों मसाइल हल नहीं हुए। और एक वो पार्टी जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, जिसने ये बताना है कि क्या मसाइल और क्यों नहीं हल हो रहे हैं। इस वक्त तारुफ कराते हैं। आइए मेरे साथ हैं आयतुल्लाह दुरानी साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब मुशाहिदुल्लाह साहब, आप सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरकजी लीडर हैं नून लीग के। आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए हैं और बलूचिस्तान इशू पे उस कमेटी में भी शामिल हैं जो नून लीग ने बनाई है। और तीसरे मेरे जो मेहमान हैं वो हैं सनाउल्लाह बलोच साहब, आप हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। आपका भी शुक्रिया। आज आपको बड़ी बातें करनी है, हम आपसे करेंगे, लेकिन स्टार्ट लेते हैं। आयतुल्लाह दुरानी साहब, बलूचिस्तान के बुनियादी अहम मसला क्या है और 60 सालों में क्यों हल नहीं हुआ, आपसे सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात, बलूचिस्तान का मसला, बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़, बलूचिस्तान के सरदारों के हकूक़, पाकिस्तान में रहते हुए कायद-ए-आज़म के मुआहदे के मुताबिक, फिर मरकज़ी हुकूमत की हमेशा इस्लामाबाद की बलूचिस्तान की तरफ बालादस्ती, बलूचिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक बलूचिस्तान को आगे न बढ़ना, बलूचिस्तान के सरदारों का और सरदारी निज़ाम का मुसलसल बहुत मुद्दत तक पावरफुल रहना, इसकी वजह कि इस्टब्लिशमेंट को भी बलूचिस्तान के सरदारों को पावरफुल रखने में मददगार होता था हमेशा। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद, आप जब इस्टेब्लिशमेंट करें तो उसको मरकजी हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत, कोई इंतजामी, ये सारी चीजें ये तमाम शामिल होती है। ठीक है, आज भी यही ख्वाहिश है? नहीं, आज तो जमहूरी दौर है। इतनी लाशों के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद हुकूमतें रही, वो जमहूरी दौर नहीं रही। क्लियर है? नहीं, क्लियर नहीं है। देखिए, आपने कहा बलूचिस्तान के हकूक, अब मैं चूंकि ताल्लुक है मेरा वहाँ से, आपने मेरे दर्द के मुतालिक मुझसे पूछा है तो वो भी बयान करूंगा, और वो जो दर्द की दवा है जिसका आज मैं हुकूमती मामलात में मुदाखलत कर सकता हूँ, वो डिस्प्रिन जो मेरे हाथ में है वो भी मैं वो डिस्प्रिन में आपसे पूछूंगा। इस वक्त तो आप हुकूक बताएं, अवाम के हुकूक क्या हैं? अवाम के हकूक जो बुनियादी है, उनको सबसे पहले जमहूरी हकूक जो उनका बन जाता है पाकिस्तान के 73 के आइन के मुताबिक, सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, उनकी असम्बलियों में उनको आज़ादाना राय और उनकी बुनियादी हकूक जो बलूचिस्तान, हाँ, वो कौन नहीं दे रहा है, उसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद में जो पार्लिमानी निज़ाम अब मजबूत होने जा रहा है, अब इससे उनको हकूक बलूचिस्तान के अवाम को मिलना। ये बात की बात है। मैं तो ये कहूँ कि 60 सालों में बलूचिस्तान के लोगों को उनके हुकूक नहीं मिले। आपने कहा हुकूक वो हैं जो आज़ादाना इंतखाब में हिस्सा, तो नहीं मिलता था क्या उनको? नहीं, आज तक नहीं मिला है। अब ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि मैं भी शामिल हूँ इसमें, अब ऐसी बात नहीं है। देखिए डॉक्टर दानिश, बलूचिस्तान का जो मौजू है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है तमाम चीज़ों से जो आप उसको देखते हैं, उसके वसाइल के हवाले से या उसके मसाइल के हवाले से। वो दोनों चीज़ें हमेशा कंट्रोल रहे हैं मरकज़ के साथ। ये मरकज़ की कंट्रोल ने बलूचिस्तान को आज इस पोजीशन पर पहुंचा दिया कि आज बलूच अपने हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ को जो बुलंद कर रहा है, और अब वो 73 के आइन के मुताबिक अगर मेरी हुकूमत भी, आपकी हुकूमत जो अवामी हुकूमत है आज की,
ہم سب کی مشترکہ حکومت. آج اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو صوبائی خود مختاری دیں گے تو یہ وہ خوف ہے جو 60 سالوں سے دبایا گیا, اور آج ان حقوق پر جب بلوچ نے اپنی آواز کو بلند کیا گیا تو ہم پھر مجبور ہیں کہ 73 کے اصول کے مطابق, 73 کے آئین کے مطابق اب ان کو صوبائی خود مختاری. تو وہ جو صوبائی خود مختاری ہے نا, میں یہاں کنفیوز ہوں تھوڑا سا, اس کو کلیئر کریں آپ ذرا سا. آپ نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کو ان کے الیکشن کے لیے جو حق ہوتا ہے وہ حکومت نے نہیں دیا, کیا یہ صحیح ہے؟ بلوچستان پر پہلی فوج کشی سے لے کر کے بڑی مدت تک آپ نے ہمیشہ فوجی کارروائیوں کے ذریعے تو ڈلے ثناء اللہ بلوچ بھی جیتے ہیں, اختر مینگل بھی جیتے ہیں, اکبر بگٹی بھی جیتے ہیں, مری صاحب بھی جیتے ہیں, حاصل بزنجو بھی جیتے ہیں, آیت اللہ درانی صاحب بھی جیتے ہیں. تو یہ لوگوں کو ووٹ کس نے دیا ہے؟ بلوچستان کی عوام نے دیا ہے یا اس کو اوپر سے اٹھایا گیا ہے؟ جی کچھ سیکشنز ایسے ہیں کہ جہاں پر الیکشن کے ذریعے سے چھوڑا جاتا ہے. جو سب سے میجارٹی ایریا ہے وہ سلیکشن ہے. وہ سلیکشن جو آپ کو پچھلی تاریخ میں ملتا ہے, جس میں ثنا بلوچ صاحب خود بھی اس بات کو ان کی سلیکشن ہوئی تھی؟ نہیں, ان کی تو الیکشن ہوئی تھی. یہ تو بیچارہ میری طرح الیکشن کے پروسیس سے انتہائی نچلے طبقے کے پروسیس کو خود ڈیفیٹ کرتا. اچھا آگے بات کرتا ہوں آپ سے, میں آتا ہوں ذرا. مشاہد صاحب, آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے مرکزی وہ لیڈر ہیں, اور دوسری طرف آپ کا تعلق اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی نون لیگ نے جو کمیٹی بنائی ہے بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے, شکر ہے, تو اس کے حوالے سے میں امپورٹنٹ ہے. یہ بتائیے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے, اور 60 سالوں میں جبکہ آپ کے پاس 2 حکومت تھی کیوں نہیں حل کیا آپ لوگوں نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ کچھ باتوں کی طرف تو اشارہ کیا ہے انہوں نے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. چونکہ بات بلوچستان کی ہو رہی ہے, ویسے تو مسئلہ پورے پاکستان ہی کا ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ جب آپ ناانصافی کرتے ہیں, اور ایک مرتبہ نہیں کرتے, بار بار کرتے ہیں, اور پھر ان ناانصافیوں میں یہ تو بنیادی بات ہے, پھر آئینی ہو. یہی روکوں گا سر, کیونکہ میں کنفیوز ہوتا ہوں تو روکتا ہوں. کون ناانصافی کرتا ہے, کلیئر کریں نا لوگوں کو. ابھی کروں گا نا جی, آپ موقع تو فراہم کریں.